थैंक यू। नियंत्रक पर्यवेक्षक महोदय श्री रितेश कुमार मिश्रा सर और भारत के कोने कोने से इस वर्चुअल ट्रेनिंग को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे सभी यशस्वी कर्मठ पदाधिकारीगण को आज की प्रशिक्षण शिविर में आप सभी लोगों को हृदय अभिनंदन, हृदय स्वागत करता हूं। आज हमारा 7वां दिवस प्रशिक्षण का है। निरंतर हम सभी लोग इस वर्चुअल ट्रेनिंग को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। राज्य परियोजना प्रबंधन की विधेयक, इसके बारे में वाकई विस्तार रूप से चर्चा कर समझ रहे हैं हम सभी लोग। उम्मीद है आप सभी साथीगण स्वस्थ होंगे और स्वच्छ वातावरण में अपने आप को रख करके इस वर्चुअल ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे होंगे। साथियों, निरंतर हम प्रशिक्षण के माध्यम से आप तक बातें पहुंचा रहे हैं कि जीवन की हमारी सबसे आधारभूत संरचना क्या हो सकती है, जहां से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने आप में बदलाव कर सकते हैं इत्यादि पर हम कई पहलुओं पर आपको प्रशिक्षित किया है, जानकारी दिया है। जरूरत है उन बातों को मनन करना, उन बातों को अध्ययन करना और अपने आप में उतारना। अनुशासन से संबंधित मैंने आप लोगों को जानकारी भी दिया था कि अनुशासन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है और हमारे जिंदगी में इसकी कितनी बड़ी महत्व है। अनुशासन का मतलब, आज मैं थोड़ा सा अनुशासन पर कुछ और भी बातें आप लोगों को करना चाहूंगा। मैंने अनुशासन पे एक पतंग की कहानी आप लोगों को बताया था और अनुशासन हमारे जिंदगी में कितना महत्व रखता है इस पे मैं आपको जानकारी दिया था। पतंग की कहानी से आपने पतंग की कहानी को सुना है और इस पर आज मैं थोड़ा सा अलग वे में थोड़ी सी बातें करूंगा कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें, ब्रेन को कैसे कंट्रोल करना। अनुशासन, पतंग की कहानी को सीखिए, समझिए पतंग की कहानी को। पतंग की कहानी में मैंने यह कहा था कि पतंग की डोर जब तक हमारे हाथों में है, पतंग अनुशासित होकर के आसमान को, बुलंदी को छूता रहता है। लेकिन जैसे ही पतंग की डोर हमारे हाथों से टूटती है, कुछ पलों के लिए तो अपनी आजादी तो जरूर फील करती है और उसके अस्तित्व यह होता है कि कुछ ही पलों में वो धरती पर धराशायी होकर के भी गिर जाता है। यानी ये जो डोर है ना, पतंग और डोर के बीच का जो संबंध है, यह एक अनुशासन का संबंध है और अनुशासन हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अनुशासन नियमों को पालन करेगा वही व्यक्ति कामयाब हो पाएगा, वही व्यक्ति आगे जीवन में सीख पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। तो इसी से संबंधित कुछ टॉपिक लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं कि माइंड को कैसे कंट्रोल करें, ब्रेन को कैसे कंट्रोल करें। यह ब्रेन जो हमारा चंचल होता है, हमें विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार की नकारात्मक दिशाओं में हमको लेके जाती है, सकारात्मक दिशाओं में लेकर के जाती है। तो इस माइंड पर, अपने ब्रेन पर काबू कैसे पाए, ब्रेन पर काबू पाने के लिए क्या करना होगा। एग्जाम्पल आप ले लीजिए। ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए हमें सर्वप्रथम जो स्टेप उठानी चाहिए,
सबसे पहले मैं इसका उदाहरण आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि ये ब्रेन कंट्रोल करने के लिए आप ये निरंतर आप करते आ रहे हैं। ये आपके लिए कोई अजूबा और नया चीज नहीं है, पहले से तमाम चीजों को आप करते आ रहे हैं। सपोज कर लो आपको कहीं जाना हो, सुबह पहली ट्रेन आपको पकड़नी हो और शाम में आप प्लानिंग करते हो कि सुबह मुझे ट्रेन पकड़नी हो, प्लेन पकड़नी हो, कहीं भी जाना हो, तो आपका माइंड, आप अपने ब्रेन को वहां कंट्रोल कर लेते हो और यकायक जब आपको सुबह 6 बजे वाली ट्रेन पकड़नी हो तो 5 बजे ही आपका नींद खुल जाता है। ऐसा होता है? निश्चित रूप से होता होगा, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को, अपनी मेमोरी को वो डायरेक्शन दे रखा है कि मुझे 6 बजे ट्रेन पकड़नी है और 6 बजे ट्रेन पकड़नी है तो आपको आपका ब्रेन 5 बजे ही आपको जगा देता है, क्योंकि अपने मेमोरी पावर को आपने वहां पर सेट कर दिया है, उसको कंट्रोल कर लिया है और वहां पर अपना टाइमिंग जो है वो फिक्स कर दिया है कि मुझे 6 बजे अगर ट्रेन नहीं पकड़ूंगा तो मिस हो जाएगा या हमसे बहुत बड़ा इसका हर्जाना हमको भरना पड़ सकता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हम परेशान हो जाएंगे इत्यादि कई प्रकार का आपने ब्रेन को इंडिकेशंस दे दिया है। और ब्रेन आपका इंडिकेशंस को सुन करके, ब्रेन आपकी मेमोरी और इंडिकेशन को सुन करके सुबह 5:30 बजे, अगर 6 बजे ट्रेन पकड़नी हो तो आपको 5 बजे जगा देता है। ऐसा होता है? निश्चित रूप से ऐसा होता होगा, लेकिन कभी कभी आपके पास जो ब्रेन को आप शाम में या कभी भी अपना एक टाइम से आप उसको मेमोरी में आप उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। अगर आपको सुबह 6 बजे जागना भी हो, आप अलार्म मोड पर उसको रख भी देते हो, अलार्म भी आप लगा देते हो, लेकिन ब्रेन को, मेमोरी को आपने कोई डायरेक्शन मोड में नहीं दिया, तो अलार्म बजता रहता है और आप सोते रहते हो। ऐसा भी होता होगा। इसलिए कहा गया है कि मेमोरी पावर, आपका जो मस्तिष्क का, ब्रेन का जो पावर है, ब्रेन कंट्रोल करने की जो दिशाएं हैं, तरीके हैं, इस प्रकार से कभी कभी हमें क्या करना होता है, हमें अपने आप को, हमें अपने को आपको एक्टिव रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने मेमोरी पावर को एक्टिव करना पड़ेगा। अपने माइंड को कंट्रोल करने की चीजों को हमको सीखना पड़ेगा, ब्रेन को कंट्रोल करने की चीजों को सीखना होगा। और ये हमारे पास कला है, हम बहुत पहले से इस कलाओं को करते आ रहे हैं, परंतु कुछ लोगों के द्वारा इस कलाओं को कई लोग इग्नोर भी करते हैं। आप अलार्म मोड पर, आपका अलार्म बज रहा है, अलार्म की साइन बज रहा है, आप सोए हुए हो। अलार्म आप ही ने तो अलार्म सेट किया था, आप ही ने तो अलार्म को आदेश दिया था कि भाई मुझे इतने समय में जगा देना, वो जगा रहा है आपको, आप जाग नहीं रहे हो। यानी आपकी मेमोरी, आपके ब्रेन को जो आपने कंट्रोल करने की कैपेसिटी है वो आपने खोया है। ब्रेन को आप जो डायरेक्शन देंगे ना, उसी डायरेक्शन में आपको ले जाएगा। ब्रेन को यहां से आप बैठे, घर से बैठे बैठे कुतुब मीनार तक ले जाओ, दिल्ली के लाल किला तक ले जाओ, वो सब कुछ आपको जो ही पलों में दिखा देगा, क्योंकि आप वहां तक पहुंचा देते हो। तो यह शक्ति हमारे पास दिव्य शक्ति है। इस शक्ति को अगर आपने, जिसने जान लिया और उसको कंट्रोल करने के पास जिसकी क्षमता आ गई, उसे दुनिया कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड, सकारात्मक फैसला लेने वाले लोग और हमेशा आपको उत्साहित करेगा। इसलिए इस पे कंट्रोल होना जरूरी है। और मैंने अपने सेशन में एक चीज और भी बताया था, कभी भी आपकी जो कोशिकाएं हैं, उस कोशिकाओं को कभी नकारात्मक दिशा में आप मत ले जाइए। कभी भी अपने आप को गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है कि हमसे नहीं हो सकता, मैं इस काबिल नहीं हूं, वगैरह वगैरह। अगर इसको नकारात्मक दिशा में अपनी कोशिकाओं को ले जाते हैं तो परिणाम भी आपकी कोशिका नकारात्मक ही दे देगा। अगर वही दिशा अगर आप सकारात्मक अपनी कोशिकाओं को देते हैं, कोशिका जस्ट लाइक ब्रेन, मस्तिष्क
आपकी कोशिकाएं की तमाम ऊर्जाएं एब्जॉर्ब करती है। ये ब्रेन, मस्तिष्क आपकी तमाम ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब करती है, और जो यहां एब्जॉर्ब होगा वही सर्कुलेट होगा। आप नकारात्मक ऊर्जा को सर्कुलेट करोगे, स्टोर करोगे, तो नकारात्मक ऊर्जा ही ब्रेन में स्टोर होगी। अगर सकारात्मक ऊर्जा को अगर मेमोरी पावर में स्टोर करोगे तो यहां यही चीजें स्टोर हो पाएगा। तो सोचो आपको कि अगर मुझे नकारात्मक ऊर्जाओं को स्टोर करने से हानि हो सकती है, हमारा आसपास का पहचान हमको खो सकता है, तो हम नकारात्मक ऊर्जा के स्टोर क्यों करें? अगर हमें सकारात्मक ऊर्जा को स्टोर करने से हमारी जीवन बदल सकती है, हम परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, समाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा का स्टोर क्यों ना किया जाए? इसका एक छोटा सा एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग भी करके देखिएगा। घर पर बैठे हैं, कभी कभी घर पर भी आप लोग बैठे बैठे आप प्रैक्टिकल इसका आप करके देखिएगा, और आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मान लो कि 3 पेड़, आप लोग 3 छोटा सा नाना सा पेड़ गमले में लो, एक पेड़ इस किनारे में रखो, एक पेड़ बीच में रखो, और एक पेड़ बगल में रखो, नन्हा सा पेड़, छोटा सा, जिसे आप गमले में सजा सको। हर दिन एक पेड़ को आप कोसो, लगातार कोसते जाओ कि तुम विकास नहीं कर सकता, तुम फल नहीं दे सकता, तुम बेकारा है, तुम नकारा है, इत्यादि। हर दिन आप लगातार उसको कोसते जाओ, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार उसको कोसो। और दूसरा पेड़ बगल में जो है उसको कह रहे, वाह तुम्हारे तना कितने अच्छे हैं, तुम्हारी पत्तियां कितनी अच्छी हैं, तुम्हारा फल कितना अच्छा है, तुम्हारे फूल कितने अच्छे हैं, है ना, तुम बहुत आगे कर सकता है, तुम बड़ा वृक्ष बन सकता है, तुम बहुत अच्छा फल निर्माण कर सकता है। सकारात्मक दिशा से इसको बढ़िए। और 15 दिनों के बाद आप प्रैक्टिकल मूड में आप देखेंगे, या 15 दिन 20 दिनों के बाद प्रैक्टिकल मूड में देखेंगे कि जो पेड़ को आपने नकारात्मक दिशा यहाँ पे दिया ना, वो पेड़ ऑलरेडी मुरझाने लगेगा। यह प्रैक्टिकल है, आप लोग भी अपने घर पे इसका प्रयोग कर सकते हो। यह पेड़ ऑलरेडी मुरझाने लगा है, और यह पेड़ पोषण से भरता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उसके पास सकारात्मक ऊर्जा मिला है, सकारात्मक शक्ति मिली है, उसको प्रोत्साहन मिला है, और प्रोत्साहित होकर के आगे बढ़ रहा है। और बीच का पेड़ औसत रहेगा। ये पेड़ नकारात्मक ऊर्जा में चला गया, इसकी पोषण कमजोर हो जाएंगी, या बीमार हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। ये पेड़ स्वस्थ होगा, प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, आगे खूब बढ़ेगा, और ये पेड़ औसत रहेगा। इसका प्रैक्टिकल आपको करना है। अगर आप प्रैक्टिकल करके आप देख लो ना, तो आपको लगेगा वाकई हमारे जीवन में इसकी बहुत महत्व है। अगर इस जीवन में इसकी महत्व को अगर हम लोगों ने सीख लिया, तो वाकई जिंदगी हम लोगों की बदल सकती है, चेंज हो सकता है। या ये प्रैक्टिकल आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हो। कभी अपने बच्चों को, किसी बच्चों को अगर आप डांटते हो, फटकारते हो, वो सब कुछ सही है, लेकिन उसको सही गाइडलाइन की जरूरत है। आप उसको सही पॉजिटिव वे से भरो, नेगेटिव वे से मत भरो। अगर इसको नेगेटिव वर्ड से भरे तो वो बीमार होगा, कमजोर होगा, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको कहा, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं कर पाए, अगर अगले बार तुम बहुत अच्छा करना, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो कुछ कारण से तुमने गलतियां की, इस गलतियों को माफ करो, अंतिम गलती लो, आगे बढ़कर इस गलतियों को सीखते हुए आगे बढ़ो। यानी उसको सकारात्मक ऊर्जा देने की जरूरत है, और नकारात्मक ऊर्जा से बचने की जरूरत। इन चीजों को हमें याद रखनी चाहिए। कई बार के ट्रेनिंग में मैंने बताया हूं, और ये चीज आपके जीवन के लिए बेसिक चीजें हो सकती है, बेसिक नॉलेज हो सकती है, और हमेशा बेसिक नॉलेज के आधार पर ही बड़ी संरचना की जा सकती है। तो इन बातों को आप लोग जरूर मनन करें, स्मरण करें कि जीवन एक दिनों की पल नहीं है। इस जीवन ईश्वर ने बड़े ही ये से हम लोगों को बनाया है, ये सोच करके बनाया कि आगे चल करके ये जो जिसके लिए हमने इसको निर्माण किया है, वो तमाम चीजों को वैभव को पाएगा, लोगों को मदद करेगा। तो इन मदद करने की दिशा में आपको इन सभी छोटे छोटे पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। हम लोगों ने 6 दिनों के प्रशिक्षण में, इस वर्चुअल प्रशिक्षण में सेक्शन 7 तक की तमाम व्यवस्थाओं को अध्ययन किया है। सेक्शन 7 को हम लोगों ने अध्ययन किया है। सेक्शन 7 का हमारा जो संसाधन आपूर्ति,
सेक्शन 7 हमको अधिकार देती है संसाधन आपूर्ति के लिए, और संसाधन आपूर्ति के संबंध में मैंने आप लोगों को अच्छा सा प्रशिक्षित किया है, जानकारी दिया है। ये आने वाला समय में आपको बहुत ही मददगार होगा, आपके कुशल प्रशासक को मजबूत करेगा, आप एक सशक्त और बेहतर प्रशासन का निर्माण कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 हमारा कह रहा है साधारण सभा का कर्तव्य। सेक्शन 8 साधारण सभा का कर्तव्य। क्या है साधारण सभा का कर्तव्य? और आप लोग यहां साधारण सभा में जो अधिकार आज मैं आपको बताऊंगा, उसमें कई साथियों कुछ न कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे। आपके लिए खासकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इन चीजों को जानने के लिए। साधारण सभा कह रही है कि स्थानीय निकाय आजीविका ग्राम संगठन समूह की बहुउद्देश्यों के आपूर्ति के लिए साधारण सभा के निम्नलिखित कर्तव्य एवं अधिकार होंगे। क्या क्या कर्तव्य एवं अधिकार होंगे? पहला, प्रत्येक समूह में 3 दिन, प्रत्येक समूह को 3 दिन, कौन कौन दिन? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को साधारण सभा आयोजित करेगी। पहले रेजुलेशन में यह था कि केवल आपको सप्ताह में 1 ही दिन बैठक का अधिकार था। उससे परेशानी आपकी यह होती थी, आप कभी भी बैठक कर लेते थे, किसी समय बैठक कर लेते थे। ट्रैकिंग सिस्टम वो आपका बिल्कुल बेकार हो जाता था, खत्म हो जाता था। ट्रैक आप कर ही नहीं पा रहे थे कि किनको किस समय बैठक करना है, क्या टाइम मेच्योरिटी है, क्या टाइम पॉलिसी है। इसके बारे में आपको काफी चीजें नदारत पाई गई हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी समूह का साधारण सभा आप करें, उस साधारण सभा को 3 टाइम में आपको करना है। अभी पिछले रेजुलेशन में 1 दिन था, जो आपको कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसी के पास 20 ग्रुप है, किसी के पास 30 ग्रुप है, किसी के पास 15 ग्रुप है, तो सभी ग्रुप तक वो नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए वो किसी भी समय आप अपना बैठक सुनिश्चित कर लेते थे। लेकिन अब जो रेजुलेशन सेक्शन 8 हमारा कह रहा है, और सेक्शन 8 कह रहा है कि सप्ताह में 3 ही दिन मात्र आपको बैठक आयोजित करना है। बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को और शनिवार को। अब कोई भी आम सभा आप बुलाते हैं, और आम सभा को इस 3 चरण में ही आपको बुलाना है, क्योंकि आम सभा का दूसरा पार्ट कार्य एक्टिविटी शुरू होता है साधारण सभा का। साधारण सभा का मतलब यह होता है कि जिस दिन से आपकी आम सभा हुई, उस दिन से बचत प्रक्रिया आपकी कंटिन्यू हो जानी चाहिए। और बचत प्रक्रिया को कंट्रोल डिपार्टमेंट 52 टोटल जो होता है 52 सप्ताह के साथ वर्ष का एक बार ट्रैक करती है। अगर आप इस बृहस्पतिवार को किसी ग्रुप का बैठक या आम सभा का रेजुलेशन लिया है, तो अगले बृहस्पतिवार को इसकी बैठक होनी चाहिए। किसी का शुक्रवार तक आपने लिया है तो शुक्रवार का होना चाहिए। किसी का शनिवार का होना लिया है तो अगले शनिवार तक उसकी वीकली बैठक होगी। तो इन व्यवस्थाओं को आप लोगों को मद्देनजर रख करके बैठक प्रक्रिया को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यहां ट्रैकिंग सिस्टम अब जो काम करने वाली है कि अगर आपने आम सभा का बैठक बुलाया और आम सभा के बैठक के बाद से कंटिन्यू 52 सप्ताह ट्रैक किया जाएगा, कंटिन्यू। अब 52 सप्ताह में यह देखा जाएगा कि 52 सप्ताह में वीकली सेविंग कितने लोग मिस कर रहा है, कितना बैठक मिस कर रहा है। और बैठक जब मिस होगा तो ऑलरेडी ग्रुप तक उनकी कॉन्फर्मेशन तो जाएंगी, हमारा टोल फ्री नंबर से या हमारा सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग के माध्यम से उनको ग्रुप तक इंफॉर्मेशन जाएगी। साथ ही साथ प्रखंड और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भी मेल पहुंचेगा। इसलिए यहां पर आप लोगों को सप्ताह में 3 दिन बैठक करने की अथॉरिटी है, इसे आप अंडरलाइन कर दे। अन्य दिनों में कोई बैठक आप ना करें। क्लियर है? बी कह रहा है बैठक की कार्यवाही अपने सुविधा अनुसार, बैठक की कार्यवाही अपने सुविधा अनुसार सुबह 5 बजे से
संध्या 3:30 बजे तक आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पास ज्यादा बैठक होती है, किसी के पास कम समूह होता है। तो अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे कि इसको आसान करने के लिए एक केंद्र बिंदु सुनिश्चित किया गया है, जो अगले पंचायत कोऑर्डिनेटर की लर्निंग सिस्टम जो शुरू होगी उसमें हम बताएंगे कि आखिर इसको कैसे, आपके पास का चलिए कि 40 ग्रुप है, तो 40 ग्रुप में 10 ग्रुप में अगर तीनों ग्रुप में अगर आप जाते हैं तो 30 ग्रुप तक पहुंच पाते हैं, बाकी 10 ग्रुप तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसके लिए एक केंद्र सिस्टम को लेके आया गया है, जहां पर हम पंचायत कोऑर्डिनेटर के पार्ट को जब लर्निंग सिस्टम में स्टडी करेंगे, प्रशिक्षित होंगे, तो समझ पाएंगे कि आखिर इसकी मॉनिटरिंग गाइडलाइंस का क्या रूपरेखा है, क्या बेहतर प्लेटफॉर्म है। और आपका बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म निकाल करके दे दिया। आपके पास 3 दिनों का वक्त है, आप चाहें तो पूरी ग्रुप का बैठक 2 दिनों में फिनिश कर सकते हैं, भले आपके पास 40 ग्रुप हो या 50 ग्रुप हो या 60 ग्रुप हो। 2 दिनों में पूरे ग्रुप की एक्टिविटी को आप कर सकते हैं, सभी की बैचलर एक्टिविटी को रिपोर्टिंग आप ले सकते हैं, इत्यादि चीजों को समझ सकते हैं। तो अगले अध्याय में इन चीजों को हम जानने का हम सभी लोगों को अवसर मिलेगा। सी नंबर कह रहा है कि साधारण सभा 3 निर्णायक अध्यक्ष, तीनों निर्णायक साधारण सभा, तीनों निर्णायक अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की अध्यक्षता में बुलाई जाएगी। क्लियर है बात? 3 जो हम साधारण सभा करेंगे वो कह रहा है कि अध्यक्ष भी होनी चाहिए, सचिव भी होना चाहिए और कोषाध्यक्ष भी होना चाहिए, की अध्यक्षता में बुलाया जाएगा, है ना। तीनों में से किन्हीं एक की उपस्थिति अनिवार्य है। मान के चलिए अध्यक्ष आज एब्सेंट है, अपना प्रोसीडिंग मेंटेन कर देगा, किस कारण से एब्सेंट है। सचिव अगर एब्सेंट है अपना प्रोसीडिंग मेंटेन कर देगा। कोषाध्यक्ष में से कोई भी कोषाध्यक्ष एब्सेंट है, अपना प्रोसीडिंग मेंटेन कर देगा। प्रोसीडिंग मेंटेन कि आज हम बैठक से उपस्थित रहे हैं, आज हमारी जिम्मेवारी भी आप ही को लेना है। यानी 3 में से किसी एक निर्णायक पदाधिकारी का उस बैठक में उपस्थिति होना अनिवार्य। डी नंबर कह रहा है समूह में शामिल सभी सदस्य साप्ताहिक बचत, ईएमआई, सभी प्रकार के दंड एवं बकाया शुल्क जमा कराया जाएगा एवं बैठक में लेखा जोखा से संबंधित सभी विवरण प्रस्तुत करने। इस चीजों को आप वाकई भी पहले से समझ पा रहे हैं कि बैठक जो होती है साधारण सभा, उसमें जो लोग हमारा 4WS सेविंग का जो टर्म पॉलिसी लेता है या टर्म पीरियड लेता है, उसके आधार पर सभी लोग अपना सेविंग करते हैं। दूसरा इसमें अधिकार यह दिया गया है, किसी भी हमारे दीदी के ऊपर लोन चल रहा है, ऋण चल रहा है, उसका मैच्योरिटी कंप्लीट है, तो उसे ईएमआई शुल्क भी लेना है। जो सदस्य जो दीदी के द्वारा टाइम पे ऋण की राशि अनुमोदित नहीं होती है, उस स्थिति में उन्हें दंड शुल्क भी लेने का अधिकार है। जो दीदी के द्वारा साप्ताहिक बैठक में कंटिन्यू बचत नहीं करवाता, उसे भी उस समय भी दंड शुल्क लेने का उसके पास अधिकार है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय कि उस बैठक में लेखा जोखा को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 15 सदस्य हैं, 15 सदस्यों का बचत कितना अब तक हुआ, कितने लोगों ने बचत किया, कितने लोगों ने बचत नहीं किया, इत्यादि का लेखा जोखा समूह के सभी सदस्यों के बीच में प्रस्तुत करना है। हर एक व्यक्तियों को जानकारी देना है कि आपका बचत इतना हो चुका है। जिन दीदियों का बचत एक्टिविटी कंटिन्यू है उसको प्रोत्साहित करते चले जाना है। जिन दीदियों का बैठक में नदारद हो रही है, अनुपस्थित हो रहा है, उन्हें अल्टीमेट करते जाना है। ई नंबर कह रहा है साप्ताहिक बचत पंजी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रपत्र संख्या 3 की सहायता लेनी होगी। प्रत्येक बैठक में फॉर्म संख्या 3 का उपयोग 2 मूल प्रति के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके बारे में मैं पहले बता दिया हूं। अब कोई नया ग्रुप है
जो अभी यहां पे सामूहिक बचत पंजी आपको नहीं मिली है या आपको पासबुक नहीं मिला है, समय लग रहा है, उस स्थिति में आपको क्या करना है? उस स्थिति में फॉर्म संख्या 3, फॉर्म संख्या 3 क्या है? सामूहिक बचत प्रपत्र। सामूहिक बचत प्रपत्र का आपको सहायता लेना है। सामूहिक बचत प्रपत्र को हमेशा 2 प्रति में सहायता लेना है। एक प्रति जो बचत किए गए दस्तावेज हैं, बचत करने का जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं के तहत आप अध्यक्ष, सचिव, किसी एक व्यक्ति, उस तीनों व्यक्तियों को हस्ताक्षर करवा करके सचिव को हस्ताक्षर करवा, अपने हस्ताक्षर के साथ उसे रिसीव करवा देंगे और एक कॉपी जो मूल प्रति है अपने पास ऑब्जर्व करेंगे, सुरक्षित रखेंगे और प्रखंड परियोजना पदाधिकारी सर को रिपोर्ट करेंगे। तो ये तब तक फॉर्म संख्या 3 का हमेशा उपयोग होते रहेगा, कभी बंद नहीं होगी। लेकिन जब तक आपको साधारण सामूहिक बचत पंजी आपको नहीं मिलता या पासबुक आपको आपके ग्रुप को नहीं मिलता है, तब तक ये फॉर्म संख्या 3 का सहारा आपको लेना अति आवश्यक है और इसको रिकॉर्ड में मेंटेन करना अति आवश्यक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? F नंबर बता रहा है साधारण सभा। साधारण सभा में साप्ताहिक बचत नहीं देने वाले सदस्यों को 10% साप्ताहिक विलंब शुल्क के साथ बचत करने की अनुमति दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। किस स्थिति में? मैंने बताया था पहले सेशन में, मैंने बताया था कि रिवाइवल पत्र की प्रोसेस होगी। जो सदस्य किसी कारणवश बगैर किसी नोटिफिकेशन को समूह में बैठक नहीं करती, समूह के बैठक हिस्सा नहीं लेती, बचत नहीं करती, उस समय उनको एक रिवाइवल प्रपत्र उसको शामिल करना होगा। और रिवाइवल प्रपत्र को भर करके, चूंकि रिवाइवल प्रपत्र हम ये जानना चाहते हैं कि वो किस कारण से बचत नहीं करता, एक स्वास्थ्य सर्वे होता है। उस स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हम उसे, जो भी उसने बचत नहीं किया, उस बचत राशि का 10% पेनल्टी चार्ज करते हैं और पुनः उसको हम बचत करने की अनुमति देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। जी नंबर कह रहा है कि साधारण सभा ऋण ईएमआई धारक सदस्यों से निर्धारित समय सीमा में ईएमआई की राशि जमा कराएगी। निर्धारित अवधि में ईएमआई किस्त अदा नहीं करने वाले सदस्यों को कितना रुपया? 350 रुपया बाउंसिंग चार्ज के साथ भुगतान करेगी। यह राशि टाइम मेच्योरिटी, जैसे आपका डिफॉल्ट हो गया, जैसे आज 12 तारीख है, किसी भी दीदी का मेच्योरिटी है ईएमआई भुगतान करने का, वो दीदी आज किसी कारणवश से वो आज के डेट में ईएमआई जमा नहीं करती है, कल जमा करती है, कल जमा करती है, तो ऑलरेडी ये नहीं सोचा जाएगा कि एक दिन लेट हुआ है। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर पर वो तमाम कोडिंग, तमाम प्लानिंग होता है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो वो आपसे पनिशमेंट हो सकता है। जिस दीदी का टाइम मेजोरिटी आज था, आज उन्होंने जमा नहीं किया, कल जमा करेगा तो उनसे 350 रुपया बाउंसिंग चार्ज लिए जाएंगे। अगले सेशन में बताऊंगा कि इसकी आगे तक की अवधि क्या है, कि 350 रुपया में वो कितने समय तक उनको सहूलियत मिल सकता है, कि कितने समय तक वो अपना ईएमआई जमा कर सकते, जिनको 350 रुपया लग चुका है। एच नंबर बता रहा है साधारण सभा में सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, परंतु कोई भी सदस्य किसी कारण से बैठक का हिस्सा नहीं होता है, वैसे स्थिति में निर्णायक सदस्य को सूचना देना अनिवार्य होगा। अगर कोई भी सदस्य किसी कारणवश उस बैठक से हिस्सा नहीं हो पाती हैं, तो एक दिन पहले निर्णायक अध्यक्ष हो, सचिव हो, कोषाध्यक्ष हो, विशेष रूप से पावर सचिव के पास है, सचिव को ये उनकी सूचना उसको देना होगा कि इस कारण से मैं बैठक में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, तो सूचना उसको देना होगा। और सूचना देने के साथ साथ क्या कर सकता है,
तथा वो सदस्य अपना साप्ताहिक बचत, ईएमआई एवं अन्य संबंधित राशि एक दिन पूर्व जमा करा करके प्राप्ति रसीद ले सकता है। अब कोई सदस्य आज बैठक है, कोई उसके घर में, परिवार में, कोई रिलेशन में या कहीं भी उसको जाना है, तो उस स्थिति में वो निर्णायक सदस्य को सूचना दे देंगे और जो उनका साप्ताहिक बचत है एक दिन पूर्व जमा करा करके रसीद कटा लेंगे। अगर ईएमआई चल रहा है तो एक दिन पूर्व उसको जमा करा करके अपना रसीद कटा लेंगे, वो रसीद ले लेंगे। अन्यथा बगैर सूचना के अनुपस्थित होने के विरोध में निर्णायक पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है एवं सभी प्रकार के दंड अथवा विलंब शुल्क के साथ राशि जमा ली जाएगी। आपने बगैर सूचना के चला गया, यानी कि आप पर पनिशमेंट शुरू हो जाएगा, आप पर कार्रवाई हो जाएगी और वो कार्रवाई के रूप में जो दंड शुल्क है या विलंब शुल्क है वो आपको देना होगा। HI नंबर कह रहा है कि बिना सूचना के लगातार 4 बैठक में अनुपस्थित पाए जाने वाले सदस्यों के प्रति समूह से बर्खास्त किया जा सकता है। किस स्थिति में? लगातार 4 सप्ताह निरंतर बगैर किसी नोटिफिकेशन को, बगैर किसी जानकारी को, अगर वो बैठक का हिस्सा नहीं होती हैं, बचत नहीं करती हैं इत्यादि, उस स्थिति में उसे समूह के द्वारा, समूह के निर्णायक सदस्यों के द्वारा उसे समूह से बर्खास्त किया जा सकता है। जे नंबर कह रहा है समूह संस्थान की चल अचल संपत्ति के उत्तरदायी होंगे। कोई भी रिकॉर्ड अथवा पंजी एवं संपत्ति के क्षति हानि होने के जिम्मेवार सभी सदस्य व निर्णायक पदाधिकारी माने जाएंगे, जिसकी क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूप से करना। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी लोगों को, एक कंधे पे एक जिम्मेवारी होती है लोगों को। अगर कोई दायित्व लोगों को मिलता है तो दायित्व को निर्वहन करने के लिए मिलता है, न कि उस दायित्व के प्रति अपना अलग प्रकार के हिंसक भाव दिखाने के लिए होता है। इसलिए कहा गया है कि संपत्ति की जितनी भी चल अचल संपत्ति क्या हो जाता है? चल अचल संपत्ति में रिकॉर्ड, पंजी, कागज, फाइल इत्यादि सारी हमारे अचल संपत्ति है। लोन क्षेत्र में गया है वो हमारा अचल संपत्ति है। सेविंग कर रहा है वो हमारा चल संपत्ति है। इत्यादि को सुरक्षित रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका नुकसान वो नहीं कर सकता। अगर करेंगे तो इसकी क्षतिपूर्ति उन्हें करना होगा। अब आर्टिकल 9 के बारे में हम जानते हैं। आर्टिकल 8 को हम लोगों ने अध्ययन किया, आर्टिकल 8 के बारे में हम लोगों ने समझा और इसे कई बार अभ्यास करने की जरूरत है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत सारे लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही हो। कोई बात नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। लगातार अभ्यास जब आप करेंगे, कुछ चीजें थ्योरी होती है, कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती है। थ्योरी पढ़ने के बाद ही हम प्रैक्टिकल में जाते हैं। थ्योरी कितना भी पढ़ ले, जब तक हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तब तक हमें अनुभव नहीं होगा। जब आप थ्योरी यहां से करते हैं और प्रैक्टिकल जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी होना शुरू हो जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार में चीजें समझ में हो सकता है कि आपके पास ना आए, आप बार बार हमारे YouTube चैनल से उन चीजों को समझेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, अपने बड़े साथियों का इसमें सहयोग लेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें अपना महारत हासिल करेंगे। आप आगे बढ़ सकते हैं, आप बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आर्टिकल 9 का है लेख, अभिलेख एवं रिकॉर्ड। आर्टिकल 9 लेख, अभिलेख एवं रिकॉर्ड। हम लेख, अभिलेख, रिकॉर्ड को कैसे तैयार करें? तो समूह, आम सभा, साधारण सभा एवं ग्राम सभा अन्य संबंधित लेख, अभिलेख, रिकॉर्ड, पंजी इत्यादि को तैयार कर सुरक्षित रखेगी। क्या तैयार करके रखेगी? आम सभा का प्रपोजल हो, साधारण सभा का प्रपोजल हो, ग्राम सभा का प्रपोजल हो, अन्य कोई भी संबंधित लेख, जैसे हमें सामूहिक बचत पंजी हो,
इत्यादि कई प्रकार की कार्यवाही पंजी हो, इत्यादि कई प्रकार की जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को आपको तैयार करके सुरक्षित रखना होगा। और इसके लिए अलग से ट्रेनिंग तैयार होंगी, अलग से ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे इसको सुरक्षित किया जाएगा। पहला एक कह रहा है कि समूह जो लेख अभिलेख रिकॉर्ड में क्या क्या उसको सुरक्षित रखना है। एक रखना है समूह पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं मेमोरेंडम। अब हम लोग हर समूह को, हर दीदी को, जैसे आप फॉर्म नंबर 2 हमें अवेलेबल करवाएंगे मैनुअल के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, तो उस ग्रुप के तमाम पैरामीटरों को चेक करने के बाद उसका एक मेमोरेंडम ऑलरेडी सॉफ्टवेयर उसको तैयार कर देगी। और मेमोरेंडम के साथ साथ ग्रुप को एक प्रमाण पत्र भी अवेलेबल करवाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल हो चुका है, ये तमाम चीज हो चुकी है। तो उन्हें इसको सुरक्षित रखना है, समूह पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं मेमोरेंडम को। बी कह रहा है समूह का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं मेमोरेंडम ऑनलाइन समूह गठन करने की तिथि से 48 घंटा के अंदर समूह के ऑनलाइन ऑफिशियल लिंक पर प्राप्त हो जाएगा। यानी जितने भी ग्रुप क्रिएटिविटी है उसके लेकर की जो मेमोरेंडम कैसे प्राप्त होगा, तो मेमोरेंडम जो ग्रुप का जो ई लिंक है, ऑफिशियली ई लिंक है, उस ई लिंक पर उनको मेमोरेंडम और प्रमाण पत्र अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन ऑफिशियल लिंक के सहायता से समूह पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं मेमोरेंडम सोसाइटी को उपलब्ध करा दी जाएगी। क्लियर है? किसके माध्यम से? ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन के माध्यम से हम प्रमाण पत्र भी समूह को अवेलेबल करवाएंगे और उनका मेमोरेंडम भी उनको अपलोड करवाएंगे, ताकि वो समझ सके कि हमको ग्रुप क्रिएटिव करने के लिए, ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए किन किन व्यवस्थाओं से गुजरना है, क्या क्या व्यवस्थाओं, क्या क्या प्रोटोकॉल का पालन करना है। सी नंबर कह रहा है कि सोसाइटी ऑफिशियल लिंक में निर्णायक पदाधिकारी के किन्हीं एक सदस्य का ईमेल अथवा मोबाइल नंबर से पंजीकृत किया जाएगा। ऑफिशियल लिंक किसके से निर्णय? समूह के निर्णायक पदाधिकारी कोई भी हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है, सचिव हो सकता है, कोषाध्यक्ष होता है। कोशिश आप करें कि ज्यादा से ज्यादा सचिव का मोबाइल नंबर और मेल आईडी का उपयोग करें। अगर सचिव के पास मेल आईडी नहीं है, ग्रुप पंजीकरण करने के दरमियान जब आप टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर तमाम चीज काम करेंगे तो इसकी डिमांडेड हो जाएंगी। सचिव का मेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो उसका एक छोटा सा मेल बड़ी आसानी से जनरेट किया जा सकता है। उसका मेल आईडी जनरेट करवा दीजिए, मोबाइल नंबर उसके पास अवेलेबल है, उस मेल आईडी से और उसके मोबाइल नंबर से ग्रुप को पंजीकृत करा दी जाएगी। डी नंबर कह रहा है कि ऑफिशियल लिंक की सहायता से सोसाइटी अपने सभी निर्णायक पदाधिकारी एवं अन्य सदस्यों का केवाईसी समय सीमा पर अपडेट करते रहेंगे। समूह से बर्खास्त किए गए सदस्य एवं नए सदस्यों को निर्वाचित अथवा मनोनीत करने की स्थिति में आम सभा का प्रस्ताव पत्र एवं अन्य दस्तावेजों को तकनीकी गैर तकनीकी दोनों व्यवस्था के तहत रिपोर्ट करना होगा। यहां ऑफिशियल लिंक में एक पावर दिया गया है। ऑफिशियल लिंक में क्या पावर दिया गया है? जो ग्रुप की जो क्रिएशन की जो व्यवस्था है, आप उसमें सदस्यों को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, एनरोलमेंट करना चाहते हैं, अभी आपके पास 15 सदस्य है, कल के डेट में आपके पास सदस्यों की संख्या बढ़ना चाहता है, तो आप उसमें एनरोलमेंट करना चाहते हैं किसी सदस्य को, नए सदस्यों को एनरोलमेंट करना चाहते हैं, तो नए सदस्यों को आपको एनरोलमेंट करने का पावर आपके पास होगी, जो उनका केवाईसी है उसके आधार पर। और दूसरा, जो केवाईसी को अपडेट करने की जो प्रक्रिया है उसको भी आपको उस ऑफिशियल लिंक के माध्यम से अपडेट करते रहने होंगे। जो सदस्यों को अगर आप किसी कारण से उसको अगर वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, रूल को फॉलो नहीं कर रहा, अपनी मनमानी कर रहा है, तो उसको अगर बर्खास्त करना चाहते हैं समूह से, तो वहां से उसको आप बर्खास्त भी कर सकते हैं। ये एज ए ऑफिशियल लिंक पर यह अधिकार ग्रुप एक्टिविटी के लोगों को यह अधिकार होगा। और खासकर यह पावर सचिव के हाथों में है और सचिव महोदय को इसकी पूरी उपयोग करना होगा और उसको लेकर के हम सभी लोगों को ट्रेंड भी उसको करना है।
समझ पा रहे हैं? तकनीकी एवं गैर तकनीकी दोनों माध्यम से आप तकनीकी और गैर तकनीकी, अगर आप ऑफलाइन डेटा अगर सिक्योर कर रहे हैं तो उसको ई पोर्टल पे आपको अपडेट करना पड़ेगा, तकनीकी की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि तकनीकी पोर्टल्स जो अभी जो बनाए जा रही हैं, अभी कुछ दिनों के बाद अपना आप लोगों का टेक्निकल लर्निंग भी शुरू होगा, तो टेक्निकल लर्निंग में बताया जाएगा कैसे तमाम चीजों को एनरोलमेंट किया जा सकता है। लोगों को हम किसी भी सदस्यों को बर्खास्त करेंगे तो उसके आधार क्या होगा, तो इन तमाम चीजों को लेकर के आपको सिखाया जाएगा। तो इन चीजों को हमेशा अपने ऑफिशियल लिंक पर लोगों को, ग्रुप के खासकर दीदियों को एक्टिव रखने के लिए, खासकर सचिव को एक्टिव रखने के लिए ये तमाम चीजों को लेकर प्रशिक्षित करनी होगी। ए नंबर पॉइंट कह रहा है सोसाइटी का ऑफिशियल लिंक प्राप्त हो जाने की स्थिति में सभी आवश्यक लेख, अभिलेख एवं रिकॉर्ड ऑनलाइन प्रविष्ट करना होगा। मुख्य रूप से प्रस्तावक को पंचायत समन्वयक समूह के सभी सदस्यों को इसकी प्रशिक्षित करनी होगी। अब जिन ग्रुपों का हमने ऑनलाइन ऑफिशियल लिंक जनरेट कर दिया है, उन्हें ऑनलाइन ऑफिशियल लिंक जनरेट कर दिया है, एंड्रॉयड सिस्टम पर उसको पूर्ण रूप से लिंक को जनरेट किया जा रहा है, तो उस स्थिति में ग्रुप की तमाम एक्टिविटी ऑनलाइन हो जाएगी। अगर ऑफलाइन भी करेंगे तो उसको ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन कौन कर सकता है? ग्रुप भी कर सकता है, पंचायत कोऑर्डिनेटर भी उसको मदद कर सकता है जब तक वो सीख नहीं लेती। इसलिए कहा गया है कि पंचायत कोऑर्डिनेटर को ग्रुप की सभी दीदियों को इस कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना होगा कि कल के डेट में उसके साथ कोई परेशानी ना हो। वो बचत कैसे करेंगी, लेखा जोखा कैसे प्रस्तुत करेंगी, लेखांकन पंजी को कैसे तैयार करेगा, कार्यवाही को कैसे तैयार करेगा, इत्यादि हर सेक्टर में उसको जानकारी उनको आपको देना होगा। पंचायत कोऑर्डिनेटर को दीदियों को प्रशिक्षित करनी होंगी, और प्रशिक्षित करने के लिए जो अगले श्रेणी के जो प्रशिक्षण होने वाली है उसमें आपको स्पष्ट बता दिया जाएगा प्रशिक्षण ग्रुप को किस प्रकार से दिया जा सकता है, कैसे आप प्रशिक्षित उसको कर सकते हैं, उनको सीटिंग मैनेजमेंट का क्या अधिकार है। जब ग्रुप स्टार्टअप करेंगे तो ग्रुप स्टार्टअप करने के लिए उनको क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। ग्रुप स्टार्टर के अलावा उनके साथ जो कुछ कमिटमेंट है, उसको कमिटमेंट को रिकमिटमेंट के रूप में इसको कैसे दोहराना है, उसको यादाश्त को ताजा रखने के लिए क्या क्या चीजों को, प्रोटोकॉल को पालन करना है, इत्यादि के लिए ग्रुप प्रशिक्षण के लिए अलग प्रकार की फॉर्मुलेशंस है। उस फॉर्मुलेशन पे भी हम पंचायत कोऑर्डिनेटर के जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को अध्ययन करेंगे या उससे संबंधित चीजों को लर्निंग लेंगे, तो इसमें आपको विस्तार रूप से तमाम चीजों को जानकारी दिया जाएगा। एफ नंबर कह रहा है कि सोसाइटी के तीनों ही निर्णायक पदाधिकारी को यह अधिकार होगा कि सोसाइटी ऑफिशियल लिंक की सहायता से नए सदस्य का प्रवेश एवं निष्कासित कर सके। प्रवेश एनरोलमेंट, निष्कासित मतलब उसको आप रिलीज कर सकते हैं, ग्रुप से बाहर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जी कह रहा है कि नए सदस्यों का प्रवेश करने के दौरान सदस्यता नियम के सभी शर्तों का पालन अनिवार्य है, अन्यथा ऑफिशियल लिंक पर प्रवेश नहीं दिया जा सकता। क्या करना होगा? जो शुरुआती प्रारंभिक दर में आप किसी एक सदस्यों को तमाम प्रोटोकॉल सत्यापन करते हैं, उनका दस्तावेज विकसन करते हैं, उसको उनके रूल और रेगुलेशन से अवगत करवाते हैं, इत्यादि तमाम चीजों को उनको अवगत कराना होगा। अगर उस अब तमाम चीजों का अवगत हो जाने के बाद उसमें अपनी सहमति भरता है कि मैं इसका सदस्य बनना चाहता हूं, तो आप इसका एनरोलमेंट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। एच नंबर कह रहा है कि सदस्यों को समूह से निष्कासित 1/3 कोरम के साथ ऑफलाइन प्रस्ताव पत्र पर किया जा सकता है। अगर कोई भी सदस्यों को अगर आप समूह से बाहर करना चाहते हैं उनके मिसबिहेव के कारण या उसके मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, मोर देन मोर वो अपने रूलों को फॉलो नहीं कर रहा है, इत्यादि चीजों को नहीं मान रहा है, तो उसके लेकर के अगर बाहर करना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन फॉर्म पर उसको क्या करना होगा, जो उसको प्रस्ताव पत्र जारी करना होगा, उसके मोमेंटम उसकी जो प्रपोजल पत्र है उस प्रपोजल पत्र आपको दिए जाएंगे। उस प्रपोजल पत्र के सहायता से
सभी सदस्यों की सहमति से। कहा गया है कि नए सदस्यों को प्रवेश करने के दौरान सदस्यता नियमों के सभी शर्तों का पालन सभी सदस्यों के समूह से निष्कासित 1/3 कोरम के साथ 1/3 कोरम को गणना आप कर सकते हैं। 15 सदस्य है तो 15 रन का तिहाई कोरम आप निकालिए। इस तिहाई कोरम की सहमति के साथ प्रस्ताव पत्र दाखिल करके उसको निष्कासित कर सकते हैं। आई नंबर कह रहा है कि समूह अपने सभी सदस्यों को स्वयं साप्ताहिक बचत अन्य ऑफिशियल लिंक की सहायता से करेंगे। रिपोर्ट करने के दौरान समूह को यह पावर दिया गया है कि साप्ताहिक बचत या अन्य ऑफिशियली कोई भी लिंक की सहायता से समूह अपने सभी सदस्य एवं स्वयं साप्ताहिक बचत ऑफिशियल लिंक की सहायता से करेंगे। ऑफिशियल लिंक की सहायता से करेंगे। रिपोर्ट करने के दौरान जो आगे की प्रक्रिया है उस आगे की प्रक्रियाओं को हम देखते हैं कि आगे की प्रक्रिया, आगे के प्रोटोकॉल हमें क्या अधिकार देती है। ऑफिशियल लिंक समूह बचत प्रपत्र फॉर्म संख्या 3 में होना अनिवार्य है। जो हमें फॉर्म संख्या 3 जो मोनेंडम हमको कहती है, पावर देती है कि हम फॉर्म संख्या 3 की सहायता से हम आज बचत की प्रक्रिया को एक्टिव रखेंगे, तो यह प्रक्रिया को फॉर्म संख्या 3 के माध्यम से करना अति आवश्यक है। जे नंबर कह रहा है कि समूह अपने ऑफिशियल लिंक पर साप्ताहिक बचत रिपोर्ट प्रविष्ट करने की अवधि से कम 30 मिनट अधिक से अधिक 1 दिन उपरांत अधिकृत सामूहिक बचत ई रसीद एवं अभिलेख उपलब्ध करा सकती है। अब मान के चलिए कि समूह अपना इस बार का आज का बैठक हुआ और बैठक करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर तमाम चीजों को रिपोर्ट किया है, अपना सामूहिक बचत को रिपोर्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर तमाम चीजों को रिपोर्ट किया है। तो रिपोर्ट करने का कहा जा रहा है कि रिपोर्ट अगर तुरंत अगर सर्वर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, सर्वर एकदम क्लियर हो, तो आपका 30 मिनट में उसकी ई रिसिप्ट आपको मिल जाएगी सामूहिक बचत पर का, यानी कि 15 लोगों का एक साथ जो बचत कर रहे हैं, यूटीआर नंबर के साथ आप बचत कर रहे हैं, फॉर्म संख्या 3 के साथ जो कर रहे हैं, तो उसका 30 मिनट में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सर्वर लिंक अगर किसी कारण डिफॉल्ट हो, प्रॉब्लम हो, तो उसे 1 दिन के बाद भी आप वहां से बचत का तमाम रिसीट प्राप्त कर सकते हैं। के नमक है साप्ताहिक ई रिपोर्ट प्रविष्ट हो जाने उपरांत समूह के सभी सदस्य साप्ताहिक बचत ई पासबुक अपडेट रिपोर्ट निर्णायक पदाधिकारी की सहायता से कर सकते हैं। साप्ताहिक ई रिपोर्ट प्रविष्ट थोड़ी सी कठिन वर्ड है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है आप लोगों को, लेकिन पैसा मैंने पहले बता दिया कि अभ्यास की चीजें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार में हो सकता है कि आप अभ्यास ना कर पाए, लेकिन कल के डेट में एक दिन थोड़ा चीजों को करेंगे तो अभ्यास आपके पास हो जाएगा। थोड़ी सी चीजों को अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो आपके पास ये तमाम चीज आपके पास फॉर्मुलेशन हो जाएंगे। साप्ताहिक ई रिपोर्ट प्रविष्ट हो जाने उपरांत समूह के सभी सदस्यों का साप्ताहिक ई बचत पासबुक अपडेट रिपोर्ट निर्णायक पदाधिकारी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? क्या है कि आज आपने कोई बैठक किया, तमाम रिपोर्ट आपने दे दिया, तमाम रिपोर्ट ऑनलाइन के माध्यम से प्रविष्ट कर दिया। कोई भी सदस्य अतिरिक्त सदस्य जानना चाहता है कि मुझे मेरे ऑफिशियल लिंक पे दिखाओ कि मेरा बचत अपडेट हुआ है या नहीं, तो सप्ताह के बाद आप उसको रिपोर्ट दिखा सकते हो, अपनी ऑफिशियल लिंक पे दिखा सकते हो। कोई भी एक्स पर्सन हो, कोई भी एक्स मेंबर हो, और मेंबर को उनका जो अपने ऑफिशियल लिंक पर आप उनको दिखा सकते हो कि आपका पैसा जनरेट हो चुका है, आपकी बचत राशि जनरेट हो चुका है, आपने जो ईएमआई की राशि जमा कराया था वो जनरेट हो चुका है। वो तमाम चीज उसको दिखा सकते हो अपने ऑफिशियल लिंक पर। तो ये सारी बात मैंने आज सेक्शन 8 और सेक्शन 9, सेक्शन 8 थोड़ा सा कठिन है, डिफिकल्ट वर्डों का प्रयोग किया गया है, लेकिन मैं बताऊं अगर आप थोड़ा सा उसको रियाज करेंगे तो शायद कठिनाई नहीं होगी, और निरंतर प्रयास करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। 8 और 9 क्लोज नंबर 8 और 9 आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो तमाम सेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन 8 नंबर क्लोज को और 9 नंबर क्लोज को कुछ ज्यादा आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि यहां थोड़ी सी हार्ड वर्डों का प्रयोग किया गया है, हार्ड शब्दों का प्रयोग किया गया है। बहुत सारे शब्द हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आई हो, लेकिन इसको समझना जरूरी है।
और हर दिन की अभ्यास, मैंने पहले भी बताया था कि थ्योरी मोड और प्रैक्टिकल मोड में भिन्न होता है। जब आप थ्योरी करते हैं और थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत सारा अनुभव आपके पास आता है। बगैर प्रैक्टिकल किए अनुभव आपको प्राप्त नहीं होता, इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। प्रैक्टिकल, जैसे बचपन में हम लोग थे, बचपन में लोगों ने हमारे अभिभावक ने हमें टीचर ने हमको सिखाया कि और लिखना सीखो, तो और लिखना वो हमको स्क्रीन पे अपने बोर्ड पे उन्होंने बताया कि और ऐसा होता है या ए ऐसा होता है, तो हमने इसको जब तक अपने हाथों से अभ्यास ना किया तब तक मुझे समझ में नहीं आया। समझने बहुत लंबा समय हमको लगा। ए लिखने में, एक वर्ड लिखने में हमको 2 दिन 3 दिन लगा कुछ चीजों को सीखने। जब हमने प्रैक्टिकल चीजों को सीखना शुरू कर दिया तो ए को बड़ी आसानी से हम लिखना शुरू कर दिया। तो यही जिंदगी का सार है। जब आप शुरुआती दिनों में किसी प्रकार की कठिनाई हो या चीजों को आपको परेशान करे तो आप उस पर अपने अभ्यास को दुगुना कर दो। अगर अपने अभ्यास को दुगुना कर दोगे तो एक दिन आप जो अभी आपको कठिनाई होगी वो एक दिन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अपने अभ्यास को निरंतर करना अति आवश्यक है। बाकी आज के प्रशिक्षण को मैं सेक्शन 9 तक ही रखना चाहूंगा। कल मैं पुनः सेक्शन 10 के रूप में लेकर के आप लोगों के बीच में आऊंगा। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 को बारे में आपको स्पष्ट तमाम चीजों की जानकारी दूंगा। और जैसा आप सभी को पता है कि 14 तारीख को बसंत पंचमी है और मां शारदे की आगमन पूरे भारत वर्ष में होने वाली है। तो सर्वप्रथम आप सभी साथियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत आगामी शुभकामनाएं। बहुत आप लोगों को पूरे देश में बसंत पंचमी को बहुत धूमधाम से मनाएं। मां शारदे के आगमन होने वाला है, मां सरस्वती के आगमन भारत में होने वाला है। तो इस अवसर को भी बहुत उत्साह के साथ मनाना है, बहुत ऊर्जा के साथ मनाना है कि मां शारदे से हमको इस बार की कल्पना करना है। हे मां शारदे, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे पथ पर चलता रहूं, तुम मुझे ज्ञान देती रहो, मैं तुम्हारे आगे शीश नवा करके हमेशा श्रद्धा से मैं आगे बढ़ते चला हूं, सच्चाई के पथ पे आगे बढ़ते चला जाऊं, हम लोगों को मदद करते चले जाऊं। ऐसी मुझे शुभकामना, मुझे कामना करता हूं, ऐसे मुझे वरदान दो। इसी शुभकामना के साथ आज के प्रशिक्षण, वर्चुअल प्रशिक्षण से मैं विदा चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी देशवासियों को, आप सतकाम फाउंडेशन परिवार के सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।